नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकुंद माधव शर्मा और स्वागत करता हूं आप सभी का एक ऐसे मुद्दे में जो संसदीय लोकतंत्र के दृष्टिकोण से अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दा है और यह हाल ही में चर्चा का मुद्दा भी बना हुआ है। यह मुद्दा है प्रश्नकाल का या क्वेश्चन आवर का और यह संसदीय लोकतंत्र में किस तरह से महत्वपूर्ण है, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, हाल ही में संसद का मानसून सत्र बिना प्रश्नकाल के प्रारंभ हुआ है। हाल ही में संसद के मानसून सत्र से पहले ही यह घोषणा कर दी गई कि इस बार संसद का जो मानसून सत्र होगा वह बिना प्रश्नकाल के होगा और यह बिना प्रश्नकाल के होगा तो प्रश्नकाल को निलंबित किया जा चुका है। ओके दोस्तों, अब इसकी हम चर्चा करते हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में आज हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार प्रश्नकाल क्यों चर्चा में आया। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि 14 सितंबर 2020 से लेके 1 अक्टूबर 2020 तक इसकी समय अवधि निर्धारित की गई मानसून सत्र की। तो इस मानसून सत्र को बिना प्रश्नकाल के प्रारंभ किया गया क्योंकि कोविड-19 के काफ़ी मामले बढ़ते जा रहे थे और यह महामारी काफ़ी तेज़ी से फैली हुई है। तो इसलिए अब हाल ही में क्या किया जा रहा है, अब इसके मानसून सत्र को छोटा करने की भी बात की जा रही है। प्रश्नकाल को तो निलंबित कर दिया ही, अब मानसून सत्र को शॉर्ट भी करने का विचार किया जा रहा है। तो इसी को हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार किस तरह से यह बात आई सामने। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ही प्रश्नकाल को निलंबित किया गया तो कई विपक्षी दलों ने और कई विशेषज्ञों ने यह आलोचना की कि इस तरह से डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन काफ़ी प्रभावित होगी, डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट काफ़ी नकारात्मक रूप से प्रभावित होगी। दोस्तों, इससे पहले क्या किया गया, इससे पहले लोकसभा और राज्यसभा ने नोटिफिकेशन जारी किया था। लोकसभा और राज्यसभा के सचिवालयों ने नोटिफिकेशन जारी किया और कहा कि इस बार ना तो क्वेश्चन आवर होगा और ना ही प्राइवेट मेंबर्स के बिल को एक्सेप्ट किया जाएगा, प्राइवेट मेंबर्स के बिल को नहीं लिया जाएगा इस मॉनसून सेशन में, जो कि 1 अक्टूबर तक चलेगा। लेकिन अब इसे वर्तमान में जो बात की जा रही है, अब इसे छोटा भी किया जा सकता है। और इसके अलावा यह भी घोषणा की गई कि अब सेशन में ब्रेक भी नहीं होगा। ब्रेक इन द सेंस सैटरडे संडे की जो छुट्टी होती थी तो उसमें भी कार्यवाही कंटिन्यू रहेगी। इसके अलावा जो सेशंस होंगे वो 2 शिफ्ट में होंगे। पहला तो 9 बजे से 1 बजे तक, सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक, और दूसरा सेशन दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक। ओके दोस्तों, यहाँ तक आपको मैंने कॉन्टेक्स्ट क्लियर कर दिया कि किस तरह से लोकसभा और राज्यसभा के सचिवालयों ने इसकी घोषणा जारी की नोटिफिकेशन के माध्यम से और विपक्षी दलों द्वारा इसकी द्वारा काफ़ी आलोचना भी देखी गई। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या ये बात आती है कि ऐसी बात आती है, क्या ऐसा पहली बार हुआ है 60-70 सालों में जब संसद को न आया ख्याल प्रश्नकाल का? क्या ऐसा पहली बार हुआ है? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा पहली बार नहीं हुआ है। पहले भी इससे पहले भी प्रश्नकाल को निलंबित किया गया है। कैसे निलंबित किया गया है उसको भी हम थोड़ा सा हाईलाइट यहीं पे कर देते हैं। पास्ट में क्या हुआ था, क्वेश्चन आवर डिस्पेंस किया गया था केवल वार के दौरान, केवल वॉर के दौरान एंड इमरजेंसी के दौरान किया गया था। ओनली ड्यूरिंग वॉर्स एंड इमरजेंसी। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट इट हैज बीन डन अवे विद इन ऑर्डिनरी टाइम्स एल्बिट ड्यूरिंग ए हेल्थ क्राइसिस। ऐसा पहली बार हुआ है कि बार ना तो वॉर की कंडीशन है ना ही अलग टाइप की कोई इमरजेंसी कंडीशन है, बल्कि एक हेल्थ इमरजेंसी या हेल्थ क्राइसिस की कंडीशन है वर्तमान में देखी जाती है। और कोविड-19 की जो वर्तमान में कंडीशन है वो आप समझ ही रहे होंगे कि हेल्थ क्राइसिस का भी एक अपने आप में चर्चा का मुद्दा है। तो क्वेश्चन आवर दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्वेश्चन आवर सबसे पहले डिस्पेंस किया गया था इंडिया चाइना वॉर के दौरान। इंडिया चाइना वॉर के दौरान 1962 में विंटर सेशन के दौरान प्रश्नकाल को निलंबित किया गया था। और ऐसा ही किया गया 1971 में भी, जब हमारा पाकिस्तान के साथ में युद्ध हुआ। तो विंटर सेशन वो भी विंटर सेशन था। और विंटर में जनरली क्या होता है कि युद्ध की परिस्थितियां बनती हैं, युद्ध के लिए अनुकूल परिस्थितियां विदेशी ताकतें सोचती हैं कि इसी टाइम पे अटैक करना चाहिए और इसी टाइम पे युद्ध होता है, ऐसी युद्ध की कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन बनती है। तो 1971 में विंटर सेशन और इसके अलावा 1962 में इससे पहले भी विंटर सेशन अफेक्ट हुआ था प्रश्नकाल का। ओके, तो इस बार क्या हुआ, इस बार कोविड-19 के कारण ये सारा निलंबित हुआ है। तो ड्यूरिंग द इमरजेंसी पार्लियामेंट फंक्शनड विदाउट द क्वेश्चन आवर फॉर 2 सेशंस, मॉनसून सेशन ऑफ 1975 एंड विंटर सेशन ऑफ 1976। तो 2 सेशन प्रभावित हुए थे इमरजेंसी के ड्यूरेशन में, जब नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी। आपको पता ही होगा, मॉनसून सेशन ऑफ 1975 एंड विंटर सेशन ऑफ 1976, ये 2 सेशन प्रभावित हुए थे। ओके दोस्तों, यहाँ तक मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो ऐसा कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया कि किस तरह से यह
प्रश्नकाल की बात चर्चा में आई और क्या ये पहली बार निलंबित किया गया है या उससे पहले भी निलंबित किया जा चुका है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। विपक्षी दलों ने इसकी आलोचना की और शशि थरूर का एक ट्वीट आया, उसमें उन्होंने एक काफ़ी महत्वपूर्ण एक कोटेशन, एक तरह से स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि क्वेश्चनिंग द गवर्नमेंट इज द ऑक्सीजन ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, अर्थात संसदीय लोकतंत्र के लिए प्रश्न करना अपने आप में एक ऑक्सीजन का कार्य करता है। द गवर्नमेंट सीक्स टू रिड्यूस पार्लियामेंट टू ए नोटिस बोर्ड एंड यूजेज इट क्रूसिंग मेजॉरिटी एज ए रबर स्टैम्प फॉर वॉट एवर इट वांट्स टू पास। तो इन्होंने ये भी कहा कि गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट पार्लियामेंट को एक नोटिस बोर्ड बना देना चाहती है और अपनी मेजॉरिटी को किसी तरह से रबर स्टैम्प की तरह यूज करना चाहती है और मेजॉरिटी ऑफ द जो पर्सन है उनकी वॉइस को एक तरह से दबाने का कार्य कर रही है और एक तरह से रबर स्टैम्प की तरह यूज करना चाहती है। और उन्होंने आगे ये भी कहा द वन मैकेनिज्म टू प्रमोट अकाउंटेबिलिटी हैज नाउ बीन डन अवे, अर्थात अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करने की प्रक्रिया को एक तरह से दूर करने का प्रयास किया गया है। तो इन्होंने शशि थरूर ने कहा। इसके अलावा और भी लोगों ने इसकी काफ़ी आलोचना की इस मुद्दे की कि प्रश्नकाल को निलंबित नहीं किया जाना चाहिए। प्रश्नकाल को जो निलंबित किया गया उसकी कई आलोचनाएं और भी देखने को मिली, तो उसकी भी हम थोड़ी सी संक्षेप में चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात आई कि ये भी कहा गया कि ये केवल पहली बार नहीं है कि कोरोना वायरस पेंडेमिक के कारण ऐसा हुआ हो, बल्कि और भी कई इंस्टेंस आए हैं जहाँ पर गवर्नमेंट ने अपनी एक तरह से काफ़ी प्रभुत्व वाली पद्धति दिखाई है। ऐसा 17वीं लोकसभा के दौरान पहले भी हुआ है। जो इम्पोर्टेंट बिल थे फर्स्ट सेशन में उनको क्या किया गया, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी को फॉर्म किए बिना ही उनको पास कर दिया गया। जनरली क्या होता है कि कोई बिल पास करना होता है तो क्या होता है, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, विभागीय स्थायी समितियों का गठन करने का प्रयास किया जाता है। तो ऐसा नहीं हुआ प्रथम सत्र में 17वीं लोकसभा में। इसके अलावा ये भी कहा गया कि जम्मू कश्मीर का जो अमेंडमेंट बिल था, जम्मू कश्मीर अमेंडमेंट बिल, वो भी इंट्रोड्यूस किया गया और इसमें क्या है, कॉपीज भी कोई डिस्ट्रीब्यूट नहीं की गई थी मेंबर्स के बीच में। और इसके अलावा भी कई ऐसे बिल थे जिनको फाइनेंस बिल बना के इनको राज्यसभा के माध्यम से पास कराने का प्रयास किया गया, जिसके माध्यम से क्या है कि राज्यसभा की स्क्रूटनी नहीं हो और फाइनेंस बिल के माध्यम से एक तरह से लोकसभा ने क्या किया, फाइनेंस बिल के माध्यम से उनको पास कर दिया, जिससे कि राज्यसभा का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं रहे। क्योंकि फाइनेंस बिल में क्या होता है, फाइनेंस बिल में राज्यसभा का काफ़ी हस्तक्षेप काफ़ी सीमित हो जाता है। तो इसलिए फाइनेंस बिल की बना के काफ़ी बिल्स को पास करा लिया गया। इसके अलावा यह भी कहा गया कि जो स्टैंडिंग कमेटी होती है एक तरह से पार्लियामेंट का विस्तार होती है, इसलिए स्टैंडिंग कमेटी का गठन किया जाना चाहिए समय समय पर, अगर कोई ऐसा मुद्दा है, कोई बिल है, कोई कुछ भी चीज़ों में चर्चा करनी है तो। इसके अलावा यह भी कहा गया एनी पर्सन हैज़ द राइट टू प्रेजेंट हिज हर ओपिनियन टू ए बिल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंसिडरेशन। जब कंसीडर किया जा रहा है तो हर व्यक्ति को अपना मत रखने का अधिकार होना चाहिए, हर व्यक्ति को अपना मत रखने का अधिकार होना चाहिए। तो इस तरह से कई क्रिटिसिज्म भी देखी गई दोस्तों। और प्रश्नकाल की बात की गई कि प्रश्नकाल तो एक तरह से ऑक्सीजन की तरह कार्य करता है लोकतंत्र में, इसलिए प्रश्नकाल को निलंबित नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों क्या प्रश्नकाल को निलंबित किया जाना एक तार्किक कदम है या अतार्किक, इसके बारे में लोगों का अलग अलग विचार हो सकता है। लेकिन कोविड-19 की जो महामारी काफ़ी तेज़ी से फैली हुई है, तो इस समय पर अगर ऐसा कदम उठाया गया है तो इसे पूर्ण रूप से अतार्किक भी हम नहीं कह सकते। चलिए दोस्तों अब थोड़ा सा हम इसके आगे बढ़ लेते हैं कि और भी क्रिटिसिज्म है इसकी। इसमें यह भी कहा गया द गवर्नमेंट्स एक्शन इरोड द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट ऑफ पार्लियामेंट्री ओवरसाइट ओवर एग्जीक्यूटिव एक्शंस एज एनवाइसेड अंडर आर्टिकल 75 क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 75(3) में क्या है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। और मंत्रिपरिषद क्या होती है, सरकार के अंतर्गत कार्य करती है। तो सरकार की एक तरह से संसद के प्रति जो जवाबदेही है वह एक तरह से कम होती है। प्रश्नकाल को अगर निलंबित किया जाता है तो वो जवाबदेही कम हो जाती है। The government actions erode the constitutional mandate of parliamentary oversight over executive actions as envisaged under Article 75(3) of the Constitution। इसके अलावा यह भी कहा गया such actions prevent the members of parliament from carrying out their constitutional obligations of questioning, debating, discussing and scrutinizing government policies and actions। इसके अलावा यह भी कहा गया it needs to be understood that these actions are a planned covert attempt by the parliament to diminish the role of parliament and turn itself into an executive parliament। इसमें क्या कहा गया, it needs to be understood that these actions are a planned covert attempt by the government
टू डिमिनिश द रोल ऑफ द पार्लियामेंट एंड टर्न इटसेल्फ इनटू एन एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट। इसमें एक कहा गया कि कार्यपालक एक तरह से कार्यपालिका के माध्यम से संसद निर्देशित हो, यह करने का प्रयास किया गया है सरकार के द्वारा, और इसके माध्यम से आर्टिकल 75(3) के अंतर्गत जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसको भी एक तरह से उससे भी भागने की प्रवृत्ति गवर्नमेंट में दिखाई देती है। तो दोस्तों इस तरह से प्रश्नकाल की कई आलोचनाएं देखी गई कि प्रश्नकाल को नहीं निलंबित किया जाना चाहिए, और सरकार ने इस तरह का पहला कदम नहीं उठाया बल्कि पहले भी कदम उठाए हैं, और गवर्नमेंट एक तरह से एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट बनाना चाहती है, कार्यपालक से निर्देशित पार्लियामेंट को बनाना चाहती है। इसलिए इस संदर्भ में इस तरह की आलोचनाएं की गई। आलोचनाओं के पक्ष और विपक्ष दोनों हो सकते हैं कि आलोचना सही है, हो सकता है कोई कहे गलत है, लेकिन हमने चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लिया, समझ लिया। अब दोस्तों हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन आवर की बात करें तो क्वेश्चन आवर सामान्य रूप से लोकसभा में 11 बजे से 12 बजे तक और राज्यसभा में 12 बजे से 1 बजे तक होता है। कब किस तरह से चेंज हुआ है वो मैं आपको अभी बता दूंगा। लंच का टाइम सामान्य रूप से लोकसभा में 1 से 2 बजे तक होता है, और गवर्नमेंट की जो फंक्शनिंग होती है, जो लेजिस्लेटिव वो बिजनेस होते हैं, जो विधायी कार्य संपादित किए जाते हैं, वो 2 बजे से 6 बजे तक लोकसभा में, और सामान्य रूप से राज्यसभा में 2 बजे से 5 बजे तक किए जाते हैं। इसके अलावा सामान्य रूप से कार्यवाही कई बार क्या होती है, बढ़ाई भी जाती है, घटाई भी जाती है, ऐसा परिस्थिति के अनुसार किया जा सकता है। इसके लिए स्वतंत्रता होती है, सरकार ऐसा कर सकती है। तो दोस्तों अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं कि आखिरकार क्वेश्चन आवर होता क्या है। क्वेश्चन आवर आखिरकार होता क्या है, क्वेश्चन आवर की डेफिनेशन क्या होती है। जनरली द फर्स्ट आवर ऑफ ए सिटिंग ऑफ लोकसभा इज डिवोटेड टू क्वेश्चंस एंड दैट आवर इज कॉल्ड द क्वेश्चन आवर। तो सामान्यतः क्या होता है, सामान्यतः लोकसभा की बैठक का पहला घंटा प्रश्नों के लिए निर्धारित होता है, और उसे क्या कहा जाता है, उसे प्रश्नकाल कहा जाता है। ओके दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका संसद की कार्यवाही में विशेष महत्व होता है। प्रश्न पूछना संसद सदस्यों का जन्मजात और उन्मुक्त संसदीय अधिकार होता है, यह स्वाभाविक अधिकार होता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंतर्गत। प्रश्नकाल के दौरान सदस्य प्रशासन और सरकार के क्रियाकलापों के प्रत्येक पहलू पर प्रश्न पूछ सकते हैं। चूंकि सदस्य प्रश्नकाल के दौरान प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, इसलिए राष्ट्रीय और इंटरनेशनल जो मुद्दे होते हैं, इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव होते हैं, उनसे संबंधित सरकारी नीतियों पर पूरा ध्यान केंद्रित किया जाता है। ओके, क्लियर है यहाँ तक? यही सारी चीजें आपको इंग्लिश में लिखी हुई है। इट इज ऑल्सो ए डिवाइस टू क्रिटिसाइज गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, वेंटिलेट public grievances, expose the government lapses, extract promises from ministers and thereby ensure accountability and transparency in the governance। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि यह एक तरह से सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की एक आलोचना का माध्यम प्रदान करता है। यह जो पब्लिक ग्रीवियंसेस हैं, लोक शिकायतें हैं, उनको कम करने का प्रयास करता है। इसके अलावा गवर्नमेंट की कमियों को उजागर करने का प्रयास करता है। इसके अलावा मिनिस्टर से क्या करता है, मिनिस्टर से प्रॉमिस लेता है कि जो भी कमियां हुई हैं उनको दूर करने का प्रयास करेंगे और ऐसी कमियां भविष्य में नहीं होंगी। तो इस तरह से दोस्तों ओवरऑल अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी गवर्नेंस के अंतर्गत क्रिएट होती है। ड्यूरिंग दिस टाइम द मेंबर्स आस्क क्वेश्चंस एंड मिनिस्टर्स यूजुअली गिव आंसर। मिनिस्टर्स क्या करते हैं, आंसर देते हैं, और सदस्य क्या करते हैं, सदस्य प्रश्नों का आंसर चाहते हैं, सदस्य प्रश्न पूछते हैं। तो इस तरह से प्रश्नकाल अपने आप में, प्रश्नकाल की आपने डेफिनेशन देख ली, प्रश्नकाल का क्या महत्व होता है हल्का सा संक्षेप में हमने देख लिया। हालांकि हम आगे महत्व और सारी चीज़ों को देखेंगे। अब दोस्तों हम आ जाते हैं थोड़ा सा और आगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि प्रश्नकाल की अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान होता है, और इस महत्वपूर्ण स्थान की इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रश्नकाल के दौरान सरकार को क्या होता है, सरकार को एक तरह से कसौटी पर परखा जाता है, और जो प्रत्येक मंत्री होता है, प्रत्येक मंत्री जिसकी प्रश्नों का उत्तर देने की बारी होती है, वह खड़े होकर अथवा अपने प्रशासनिक कृत्यों में भूल चूक के संबंध में उत्तर देता है। और क्या होता है, प्रश्नकाल के माध्यम से जो सरकार होती है और राष्ट्र की नब्ज को पहचानने का प्रयास करती है, और उसके अनुसार अपनी नीतियों और कार्यों को उसी अनुसार ढालने का प्रयास करती है, जिससे लोग उत्तरदायित्व तो ज़्यादा से ज़्यादा सुनिश्चित हो, और जो भी कमियां हैं, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव या सरकारी जो भी कमियां हैं, उनको भी दूर करने का प्रयास करती है। संसद में प्रश्नों के माध्यम से सरकार लोगों से संपर्क रख पाती है, क्योंकि इसके माध्यम से ही सदस्य प्रशासन से संबंधित मामलों में लोगों की समस्याओं को प्रस्तुत कर पाते हैं, प्रेजेंट कर पाते हैं। प्रश्नों से मंत्रालय अपनी नीति और प्रशासन के बारे में लोकप्रियता का अनुमान लगा पाते हैं। प्रश्नों से ही क्या होता है दोस्तों, प्रश्नों से मंत्रियों के ध्यान में कई ऐसी गलतियां सामने आ जाती हैं जिन पर शायद कभी ध्यान ही नहीं जाता।
तो कई बार उठाया गया मामला काफ़ी गंभीर भी होता है, जो लोगों के मस्तिष्क को आंदोलित कर देता है, और व्यापक लोक महत्व का हो तो प्रश्नों के माध्यम से किसी आयोग या समिति की नियुक्ति भी की जा सकती है। छागला कमीशन इसका एक उदाहरण है, आगे हम इसकी चर्चा करेंगे, तो आप आराम से पेशेंस रखिए, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं आगे। तो दोस्तों अब हम थोड़ा सा इसमें चीज़ों में और चलते हैं कि प्रश्नकाल को हमने देख लिया कि प्रश्नकाल क्या होता है। अब इवोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन आवर इन इंडिया, क्वेश्चन आवर का एक तरह से उद्भव कैसे हुआ भारत में। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, यह एक तरह से कॉलोनियल पीरियड की देन है, औपनिवेशिक देन है एक तरह से। भारत में जब अंग्रेज थे तो उस दौरान इसका विकास हुआ था। आधुनिक संदर्भ में देखें तो द फर्स्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल इन ब्रिटिश इंडिया अंडर चार्टर एक्ट 1853 showed some degree of independence by giving members the power to ask questions to the executive। 1853 के चार्टर के माध्यम से क्या किया गया, कुछ स्वतंत्रता दी गई। जो काउंसिल गठित हुई तो उसे कुछ स्वतंत्रता दी गई प्रश्न पूछने के संबंध में, लेकिन एक तरह से प्रश्न उस तरह से इफेक्टिव तरीके से नहीं पूछे जाते थे और ना ही उस तरह से प्रश्नों की कोई अहमियत होती थी। अब आया इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 और उसमें क्या किया गया, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए क्वेश्चंस की बात की गई। और लेकिन क्या था, लेकिन यह अपने आप में इंडियन काउंसिल एक्ट था 1892 का, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 का था, जिसमें प्रश्न पूछने के लिए नियम बनाने की बात की गई। प्रश्न पूछने के लिए क्या किया गया, विच फॉर्मुलेटेड द रूल्स फॉर आस्किंग क्वेश्चंस इंक्लूडिंग द शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन है तो और भी जो क्वेश्चन थे तो उनके लिए क्या किया गया, उनके लिए रूल्स बनाए गए कि किस तरह से रूल्स होंगे, किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब दोस्तों इसके बाद बात यहीं तक नहीं रुकी, प्रश्नकाल का उद्भव आगे बढ़ता रहा। इंडियन काउंसिल एक्ट आया था 1909, भारत परिषद अधिनियम 1909। तो उसमें क्या किया गया, उसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने की मेंबर्स को स्वतंत्रता दी गई। तो अब धीरे धीरे 1892 के जो इंडियन काउंसिल एक्ट था उसके बाद यहाँ पे सबसे ज़्यादा इसमें विकास देखा गया। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में उसमें क्या किया गया, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछने की परमिशन दे दी गई, प्रावधान बना दिया गया। इसके अलावा दोस्तों अब बात आती है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आपको पता ही होगा, और इनको मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं, और 1919 में ये आए थे। तो इसमें क्या किया गया, इसमें जो एवरी मीटिंग ऑफ असेंबली, एवरी मीटिंग ऑफ काउंसिल जो थी, तो उसमें क्या किया गया, जो पहला घंटा होता था उसे क्या किया, मीटिंग का पहले घंटे को निर्धारित कर दिया गया क्वेश्चन आवर के रूप में, क्वेश्चन पूछने के बारे में। तो तब से ही क्या किया गया, तभी से इसकी परंपरा को एक तरह से फॉलो किया जा रहा है। और बात आई 1921 में, 1921 में। तो 1921 में क्या किया गया, एक चेंज और हुआ। इसमें क्या किया गया, जो ओरल क्वेश्चन होते थे, जो मौखिक रूप से पूछे जाते थे, उनको क्या किया गया, उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए उन पर एस्ट्रिक या स्टार बनाया जाने लगा। और यहीं से क्या हुआ, स्टार्ड क्वेश्चन या तारांकित प्रश्नों का उद्भव देखा गया दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से तारांकित प्रश्नों का उद्भव हुआ, इस तरह से प्रश्नकाल का उद्भव हुआ, और इस तरह से प्रश्न पूछने की लोकतंत्र में प्रवृत्ति जन्मी। हालांकि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में लोकतंत्र तो नहीं था, लेकिन फिर भी एक तरह से प्रश्नकाल का धीरे धीरे करके उद्भव तो हुआ ही। अब दोस्तों देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं, प्रश्नकाल के दौरान कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं जो प्रश्नकाल के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो दोस्तों बताना चाहूँगा, पहला होता है स्टार्ड क्वेश्चन। मैंने आपको बता ही दिया कि जिनके मौखिक उत्तर दिए जाते हैं, जिनके मौखिक उत्तर दिए जाते हैं और जिन पे स्टार बना रहता है, और 20 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इन एक दिन में। ओरली 20 क्वेश्चन को लिस्ट किया जा सकता है। ओके, अब बात आती है अनस्टार्ड क्वेश्चन क्या होते हैं। अनस्टार्ड ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो ओरली नहीं पूछे जाते हैं, बल्कि ये एक तरह से लिखित रूप से पूछे जाते हैं। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसके ऊपर। ओके दोस्तों, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा, ऐसे प्रश्नों को सदन की टेबल पर रखा हुआ भी माना जाता है। अब इसमें क्या होता है, एक दिन में लिस्टेड जो क्वेश्चन होंगे, रिटन क्वेश्चन होंगे, जो अनस्टार्ड क्वेश्चन होंगे, अतारांकित प्रश्न होंगे, वो 230 लिए जा सकते हैं। लेकिन 25 क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं। किस परिस्थिति में, जब क्या हो, किसी राज्य में प्रेसिडेंशियल रूल लागू हो तो उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो इस तरह से 230 प्लस 25 टोटल 255, इससे ज़्यादा लिखित प्रश्न नहीं हो सकते, अनस्टार्ड नहीं हो सकते हैं। ओके दोस्तों, तो इस तरह से इसको हमने समझ लिया। क्या समझा हमने समझा है लिखित और अलिखित प्रश्नों को।
प्रश्नकाल के दौरान जो लिखित और अलिखित प्रश्न होते हैं, तारांकित और अतारांकित प्रश्न होते हैं, उनको हमने समझा। तारांकित प्रश्न क्या होते हैं? तारांकित प्रश्न ऐसे प्रश्न होते हैं जिसका संसद सदस्य जो हाउस होता है, सदन होता है, उसमें मौखिक उत्तर चाहता है और पहचान के लिए उस पर तारांक या स्टार बना रहता है। जब प्रश्न का उत्तर मौखिक होता है तो उस पर अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मौखिक उत्तर के लिए एक दिन में केवल 20 प्रश्नों को ही सूचीबद्ध किया जा सकता है, इसको हमने पढ़ा था। और अतारांकित प्रश्नों के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा? अतारांकित प्रश्न ऐसे प्रश्न होते हैं जिसका सदन में मौखिक उत्तर नहीं मांगा जाता है और जिस पर कोई अनुपूरक प्रश्न भी नहीं पूछा जा सकता। ऐसे प्रश्न का लिखित उत्तर प्रश्नकाल के बाद जिस मंत्री से वह प्रश्न पूछा जाता है उसके द्वारा सभा पटल पर रखा हुआ मान लिया जाता है। ओके, इसे क्या होता है? सदन की उस दिन की जो अथॉराइज्ड कार्यवाही होती है उसमें ऑफिशियल रिपोर्ट में पब्लिश किया जाता है। लिखित उत्तर के लिए एक दिन में केवल 230 प्रश्नों को ही सूचीबद्ध किया जा सकता है और 25 क्वेश्चन तब जब प्रेसिडेंशियल रूल लगा हुआ हो। अब इसके अलावा क्वेश्चन की बारी यहीं तक नहीं थमती है। क्वेश्चन और भी तरह के होते हैं। क्वेश्चन और तरह के कौन से होते हैं? कुछ अल्प सूचना प्रश्न भी होते हैं, कुछ और तरह के प्रश्न भी होते हैं, हाफ एन आवर डिस्कशन होते हैं। तो इस तरह से चीज़ों को अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ के देख लेते हैं। ये शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होता है, शॉर्ट अल्प सूचना प्रश्न, जो मैंने आपको बताया ना अल्प सूचना प्रश्न। तो अल्प सूचना प्रश्न क्या होगा? विच रिलेट्स टू मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड कैन बी आस्क्ड विद शॉर्टर नोटिस देन द पीरियड ऑफ नोटिस प्रिस्क्राइब्ड फॉर एन ऑर्डिनरी क्वेश्चन। कोई ऑर्डिनरी क्वेश्चन होता है उसके लिए जो समय अवधि निश्चित होती है उससे कम समय अवधि में नोटिस देके पूछा जा सकता है। जो तारांकित प्रश्न होता है उसी तरह से इसको भी क्या किया जाता है? इसको भी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी उसके पूछे जा सकते हैं और इसका उत्तर क्या होता है? ओरली दिया जाता है। तो अल्प सूचना प्रश्न क्या हो गया? अल्प सूचना प्रश्न ऐसे प्रश्न होते हैं जो अविलंबनीय लोक महत्व, मतलब जिनको टाला नहीं जा सकता, तो अविलंबनीय लोक महत्व से संबंधित होते हैं और जिन्हें एक सामान्य प्रश्न हेतु निर्धारित सूचना अवधि से कम अवधि के भीतर पूछा जा सकता है। एक तारांकित प्रश्न की तरह इसका भी मौखिक उत्तर दिया जाता है और जिसके बाद क्या होता है? अनुपूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, सप्लीमेंट्री प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। ओके दोस्तों, अब यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि अब एक प्रश्न और आया जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये तो कॉमन हो गए, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, स्टार्ड और अनस्टार्ड। अब इसके बाद ये क्वेश्चन यहाँ से अगर थोड़ा सा हटके क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में तो यहाँ से पूछा जा सकता है द क्वेश्चन टू ए प्राइवेट मेंबर, गैर सरकारी सदस्य हेतु प्रश्न। तो इसमें क्या किया जाता है? इसमें दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि गैर सरकारी सदस्य हेतु प्रश्न स्वयं सदस्य से ही पूछा जाता है, सदस्य से ही पूछा जाता है। जो गैर सरकारी होता है, जो सरकार में नहीं होता है, जो और किस संबंध में पूछा जाता है? उस संबंध में पूछा जाता है कि उस स्थिति में पूछा जाता है जब इसका विषय सदन के कार्य से संबंधित किसी विधेयक से हो या फिर संकल्प से हो, रेजोल्यूशन, या फिर ऐसे अन्य मामले से संबंधित हो जिसके लिए वह सदस्य उत्तरदायी हो, जिसके लिए उस सदस्य का उत्तरदायित्व तो उससे पूछा जा सकता है। ऐसे प्रश्नों के लिए ऐसे कोई परिवर्तन किए जा सकते हैं जो अध्यक्ष क्या करे, अध्यक्ष कुछ आवश्यक सुविधाजनक समझे। ऐसी प्रक्रिया अपना सकता है जो कि किसी मंत्री से पूछे जाने वाले प्रश्न के लिए अपनाई जाती है। ओके दोस्तों, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? यही सारी चीज़ें जो मैंने आपको हिंदी में बताई है, यही सारी चीज़ें लगभग इंग्लिश में लिखी हुई है। और मिनिस्टर को एड्रेस किया जाता है और स्पीकर क्या करता है? स्पीकर जैसा समझे उचित उस तरह से प्रक्रिया को निर्धारित कर सकता है। तो यहाँ तक हमने समझ लिया कि शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन क्या होते हैं और क्वेश्चन टू ए प्राइवेट मेंबर किस तरह से होते हैं। प्राइवेट मेंबर बिल लाए जाते हैं, कई प्राइवेट मेंबर से संबंधित उत्तरदायित्व भी होते हैं, तो वहाँ पर क्या किया जाता है? प्राइवेट मेंबर से ही डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो इस तरह से चीज़ें हो जाती हैं। अब दोस्तों हाफ एन आवर डिस्कशन भी होता है। हाफ एन आवर डिस्कशन क्या होता है उसको भी समझ लेते हैं। जब किसी क्वेश्चन का उत्तर चाहे वह स्टार्ड हो या अनस्टार्ड हो, तारांकित हो या तारांकित हो, तो उसमें किसी मैटर में कोई तथ्यात्मक बात छुपी हुई है और उसका स्पष्टता आवश्यक है, तो ऐसा कोई भी मेंबर एक नोटिस रख सकता है जिसके लिए वह हाफ आवर की डिस्कशन की डिमांड कर सकता है। यदि नोटिस को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो ऐसे में और बैलेट में प्रायोरिटी दी जाती है, तो ऐसे में क्या होता है कि डिस्कशन किया जा सकता है। परमिशन को डिस्कशन के लिए परमिशन स्पीकर अलाउ कर सकते हैं। ए मेंबर गिव्स नोटिस इन राइटिंग एड्रेस टू द सेक्रेटरी जनरल लोकसभा इंटीमेटिंग हिज इंटेंशन टू आस्क क्वेश्चन। लोकसभा के जो सचिवालय होता है उसमें सेक्रेटरी जनरल होता है, महासचिव होता है, तो उसको सूचना देनी होती है। तो यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी काफ़ी कुछ। अब हम थोड़ा सा इसमें और इम्पोर्टेंट चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं
और इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। एक बार अगर आपने प्रश्न काल अच्छे से कवर कर लिया तो प्रीलिम्स में भी कवर हो सकता है क्वेश्चन और मेंस में भी कवर हो सकता है दोस्तों इसमें। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि आखिरकार जो प्रश्नों की प्रक्रियाएं होती हैं तो उसमें जो है लोकसभा में प्रक्रिया क्या रहती है। लोकसभा में प्रक्रिया प्रश्न पूछने की रहती है दोस्तों। प्रश्न की सूचना जैसे ही प्राप्त होती है तो उसकी जांच की जाती है कि मंत्री का पदनाम और उत्तर देने की तिथि का सूचना में ठीक ढंग से उल्लेख किया गया है या नहीं किया गया है। तो आपको अगर सूचना कुछ मांगनी है तो उसमें दो चीज़ें लिखनी होंगी, मंत्री का एक तो पदनाम और इसके अलावा उत्तर देने की तिथि, इन दोनों का आपको उल्लेख करना होगा। और समरूप प्रश्नों का प्रारंभ बैलेट किया जाता है, प्रारंभिक बैलेट किया जाता है और प्राथमिकता प्राप्त करने वाले सदस्य द्वारा प्रश्न दिया गया माना जाता है। और उसके बाद क्या होता है, इसके बाद सचिवालय में एक साथ प्राप्त सूचनाओं के संबंध में उनकी परस्पर प्राथमिकता निर्धारित करने हेतु बैलेट किया जाता है। अब इसमें तारांकित और अतारांकित प्रश्नों हेतु अलग अलग बैलेट किया जाता है। तारांकित, अतारांकित और अलग सूचना प्रश्नों को अलग अलग संख्या दी जाती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में अलग अलग डायरी में एक तरह से प्रविष्टि दे दी जाती है। पहले लिखित में होता था, अब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के माध्यम से होता है इस तरह से। और भी आगे की कई तरह की प्रक्रिया हैं तो हम उतना डिटेल में नहीं, मैंने आपको संक्षेप में यहाँ तक बता दिया क्या प्रक्रिया होती है। अब हाफ एन आवर डिस्कशन के बाद दोस्तों हम देख लेते हैं कि आखिरकार क्या कंडीशंस होती हैं क्वेश्चन को एक्सेप्ट करने के लिए। क्वेश्चन को एक्सेप्ट करने के लिए किस तरह की कंडीशन होती है। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा एक चीज़ ये भी देख लेते हैं कि राज्यसभा के संबंध में एक तरह से प्रक्रिया के संबंध में किस तरह से नियम है प्रश्न पूछने के संबंध में। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि राज्यसभा ने भी अपनी प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी जो नियम है उनमें प्रश्न पूछने संबंधी प्रक्रिया का प्रावधान किया है। राज्यसभा की पहली जो बैठक हुई थी वह 13 मई 1952 को आयोजित की गई थी। अब मैं कुछ आपको डेट बता देता हूँ क्योंकि इतिहास में ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण स्टार्ट हो रही हैं, तो मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ कि पॉलिटी में किस तरह से राज्यसभा की बैठक की प्रारंभ होती है। तो राज्यसभा की जो पहली बार बैठक का आयोजन किया गया था वह 13 मई 1952 को आयोजित किया गया था। लेकिन 26 मई 1952 तक सदन में कोई प्रश्नकाल या क्वेश्चन आवर नहीं होता था। प्रश्न पूछने के लिए और उत्तर देने के लिए पहली बार जो आधे घंटे या हाफ एन आवर का डिस्कशन का प्रावधान किया गया वह 27 और 28 मई 1952 को किया गया था। इस प्रकार राज्यसभा में पहली बार प्रश्न कब पूछे गए, 27 मई 1952 को रखे गए थे। राज्यसभा के सभापति ने 14 जुलाई 1952 को नियमों में कुछ संशोधन की भी घोषणा की और फिर क्या किया गया, प्रत्येक सोमवार से बृहस्पतिवार या मंडे टू थर्सडे तक जो पहला घंटा होता है प्रश्नों के लिए निर्धारित कर दिया गया। सदन में इस प्रक्रिया का पालन कब तक किया जाता रहा, 1952 से 64 तक सामान्य रूप से किया गया। इस प्रक्रिया को क्या किया गया, फिर संशोधन कर दिया गया और शुक्रवार को शामिल करने के लिए संशोधन कर दिया गया। यहाँ तक क्लियर है। सप्ताह के 5 दिन प्रश्नकाल क्या होता था, 11 बजे से प्रारंभ होकर 12 बजे तक चलता था। अब राज्यसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी जो नियम थे 38 में संशोधन करने के बाद क्या किया गया, राज्यसभा में प्रश्नकाल का समय 12 बजे से बदलकर 1 बजे तक निर्धारित कर दिया गया। अब दोस्तों अब आपको चीज़ें यहाँ तक काफ़ी क्लियर हो गई होंगी, उम्मीद करता हूँ। अब हम देख लेते हैं दोस्तों कि आखिरकार प्रश्नकाल के लिए जो प्रश्न पूछने हैं उनके लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशन होती है। प्रश्न पूछने का अधिकार कुछ शर्तें होती हैं, उनके अधीन होता है। तो इसमें हम देख लेते हैं। सबसे पहले शर्त क्या होती है, इट शैल बी पॉइंटेड स्पेसिफिक एंड कन्फाइंड टू वन इशू ओनली, अर्थात यह सटीक होना चाहिए, विशिष्ट होना चाहिए और केवल एक मुद्दे तक ही सीमित होना चाहिए। इसके अलावा इट शैल नॉट ब्रिंग इन एनी नेम और स्टेटमेंट नॉट स्ट्रिक्टली नेसेसरी टू मेक द क्वेश्चन इंटेलिजिबल। ओके दोस्तों, तो इसमें ऐसा कोई नाम या कथन नहीं होना चाहिए जो प्रश्न को एक तरह से आसान बनाने के लिए आवश्यक न हो। इसके अलावा यदि इसमें कोई कथन हो तो तो सदस्य को उस कथन की प्योरिटी या शुद्धता के लिए उत्तरदायी होना पड़ेगा। अगर कहीं कॉम्प्लेक्सिटी रहती है तो सदस्य का इसमें उत्तरदायित्व तो देखा जाता है। इट कंटेन्स ए स्टेटमेंट, द मेंबर शैल मेक हिमसेल्फ रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्यूरेसी ऑफ द स्टेटमेंट। इसके अलावा इट शैल नॉट कंटेंट आर्ग्यूमेंट्स, इन्फ्रेंसेस, आयरोनिकल एक्सप्रेशंस, इम्प्यूटेशंस, एपिथेट्स और डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स। अर्थात इसमें क्या है कि इसमें तर्क, अनुमान या व्यंग्यात्मक कोई शब्दावली है या आरोप प्रत्यारोप है या कोई एक तरह से मानहानि संबंधी कथन है तो इनका यूज नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इट शैल नॉट आस्क फॉर एन एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन और द सोल्यूशन ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट लीगल क्वेश्चन और ऑफ ए हाइपोथेटिकल प्रीपोजिशन। तो इसका क्या अर्थ हुआ, इसका अर्थ हुआ कि इसमें राय प्रकट करने या किसी
एक तरह से अमूर्त विधि संबंधी जो प्रश्न है या किसी काल्पनिक समस्या के समाधान के लिए प्रश्न नहीं पूछा जाना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि काल्पनिकता उसमें दिखाई दे रही है। इसके अलावा छठवा क्या है, इट शैल नॉट आस्क एज द कैरेक्टर ऑफ कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन एक्सपेक्ट इन एज ऑफिशियल और पब्लिक कैपेसिटी। दैट मीन्स क्या हुआ, किसी व्यक्ति की पद या सार्वजनिक जो स्तर है, हैसियत है, तो उसके अतिरिक्त उसके चरित्र या आचरण के बारे में प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। इसके अलावा इसमें 100 से अधिक शब्द भी नहीं होंगे, 100 से अधिक शब्द इसमें नहीं होना चाहिए। कितने नहीं होने चाहिए, 100 से अधिक इसमें शब्द नहीं होने चाहिए। तो इस तरह से प्रश्न पूछने के लिए, प्रश्न के लिए एक तरह से ये एक क्राइटेरिया होते हैं। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं, और क्या चीज़ें होती हैं, और क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं। 8वां क्राइटेरिया है इसका, एक तरह से दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इट शैल नॉट रिलेट टू ए मैटर विच इज नॉट प्राइमरली द कंसर्न फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अर्थात इसमें क्या है कि सरकार, भारत सरकार से जो मुद्दा संबंधित ना हो, तो उसमें भी क्या होगा, उसमें भी वह प्रश्न नहीं लाया जाएगा। ऐसे किसी विषय से संबंधित नहीं होगा जो मुख्यतः भारत सरकार का विषय न हो। इसके अलावा अगला, इसमें सामान्यतः ऐसे विषयों के बारे में जानकारी नहीं मांगी जाएगी जो किसी संसदीय समिति के समक्ष विचाराधीन है। जो किसी संसदीय समिति के समक्ष अगर विचाराधीन है तो ऐसे भी जानकारी नहीं मांगी जाएगी, ऐसी भी चर्चाएं नहीं की जाएंगी। क्लियर है यहाँ तक? उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें क्लियर होती जा रही होंगी आपको। पार्लियामेंट्री कमेटी के अधीन विचाराधीन है तो वह मुद्दा भी नहीं उठाया जाता है। इट शैल नॉट आस्क अबाउट प्रोसीडिंग्स इन पार्लियामेंट्री कमेटी विच हैव नॉट बीन प्लेस्ड बिफोर द काउंसिल बाय ए रिपोर्ट फ्रॉम द कमेटी। तो ये 10th पॉइंट क्या हो गया, इसमें किसी संसदीय समिति की ऐसी कार्यवाही के बारे में नहीं पूछा जाएगा जो समिति की रिपोर्ट द्वारा राज्यसभा के सामने या लोकसभा के सामने नहीं रखी गई हो। ओके, अब इसमें क्या होता है, इसमें किसी ऐसे व्यक्ति के चरित्र या आचरण पर भी कमेंट नहीं किया जाएगा जिसके आचरण पर केवल मूल प्रस्ताव द्वारा ही आपत्ति की जा सकती हो। इट मीन्स कि अलग से प्रस्ताव लाने की जरूरत पड़ती हो तो उसमें उसके लिए प्रश्नकाल में नहीं पूछा जाएगा प्रश्न। यहाँ तक क्लियर है आपको? तो इसके अलावा 11वां पॉइंट देखिए, इट शैल नॉट रिफ्लेक्ट द कैरेक्टर ऑफ ए कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन हुज कंडक्ट कैन ओनली बी चैलेंज ऑन ए सब्सटेंटिव मोशन। कोई मोशन के माध्यम से ही जिसको चैलेंज किया जा सकता हो उसमें भी नहीं किया जा सकता। इसके अलावा 12वां पॉइंट क्या है, इट शैल नॉट मेक और इम्प्लाई ए चार्ज ऑफ ए पर्सनल कैरेक्टर। किसी की पर्सनल कैरेक्टर पर आक्षेप नहीं होना चाहिए। और 13वां पॉइंट दोस्तों क्या है, 13वां पॉइंट है कि इट शैल नॉट रेज क्वेश्चन ऑफ पॉलिसी टू लार्ज टू बी डेल्ट विद लिमिट्स ऑफ एन आंसर टू क्वेश्चन। दैट मीन्स इसका क्या अर्थ हुआ, इसका अर्थ हुआ कि इसमें नीति संबंधित ऐसे प्रश्न नहीं उठाए जाएंगे जो इतना विस्तृत हो कि प्रश्न उत्तर की सीमा के भीतर ही नहीं आ सके, प्रश्न के उत्तर की सीमा के भीतर ही ना हो पाए, समझ रहे? तो इतना लंबा चौड़ा प्रश्न भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इट शैल नॉट रिपीट इन सब्सटेंस क्वेश्चन ऑलरेडी आंसर टू विच आंसर हैज बीन रिफ्यूज्ड। अगर किसी के लिए आंसर का मना कर दिया गया है तो उसके संबंध में भी नहीं पूछा जाएगा, तो उसके संबंध में भी प्रश्न फिर नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गए होंगे ये सारी चीज़ें। तो दोस्तों इस तरह से कुछ इसको एडमिट करने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। अब 15वीं कंडीशन क्या होती है, सारी कंडीशन को हम देख ले रहे हैं, इसलिए देख ले रहे हैं, समझ ले रहे हैं, जिससे कि आपको एक व्यापकता में सारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। 15वां पॉइंट, इट शैल नॉट आस्क फॉर इन्फॉर्मेशन ऑन ए ट्रिवियल मैटर। तो इसका मतलब है कि इसमें कोई नगण्य विषय जो नेग्लिजिबल पॉइंट है, एक तरह से जो इम्पोर्टेंट नहीं है, ट्रिवियल मैटर है, तो उसमें नगण्य विषयों पर जानकारी नहीं मांगी जाएगी। इसमें साधारणतः विगत इतिहास के विषयों पर जानकारी नहीं मांगी जाएगी कि इतिहास से संबंधित हो, कोई ऐसा पास्ट कोई चीज़ें हो चुकी हों बहुत पहले, उससे संबंधित भी जानकारी नहीं मांगी जाएगी। ओके दोस्तों, इसके अलावा इसमें ऐसी जानकारी नहीं मांगी जाएगी जो डॉक्यूमेंटेशन या किसी पर्टिकुलर उसमें किसी बुक वगैरह में वो सारी चीज़ें दी गई हों। ओके, इसके अलावा इसमें कई ऐसे विषय नहीं उठाए जा सकते जो किसी संस्था या व्यक्तियों के नियंत्रण में हो या फिर मुख्यतः भारत सरकार के प्रति उत्तरदायी न हो। इसमें किसी ऐसे विषय के संबंध में भी जानकारी नहीं मांगी जाएगी जो भारत के किसी भाग में क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी न्यायालय के निर्णय के अंतर्गत विचाराधीन हो। तो न्यायालय में अगर विचाराधीन होगा तो भी नहीं हो पाएगा। ओके दोस्तों, तो ये किसी न्यायालय के अंतर्गत अगर विचाराधीन है तो भी इस मामले की सुनवाई, तो भी एक तरह से प्रश्नकाल में ये प्रश्न नहीं पूछा जा सकेगा। इसके अलावा इट शैल नॉट रिलेट टू ए मैटर विद विच ए मिनिस्टर इज नॉट ऑफिशियली कनेक्टेड। जिससे ऑफिशियली कनेक्टेड नहीं है मिनिस्टर, उससे संबंध में पूछने से कोई फायदा नहीं है। तो इट शैल नॉट रिफर
डिस्कर्सियली टू ए फ्रेंड फॉरेन कंट्री। जो हमारा जो मित्र राष्ट्र है एक तरह से उसके साथ संबंध हमारे खराब नहीं होना चाहिए, अशिष्ट निर्देश नहीं होने चाहिए उसके प्रति। इट शैल नॉट सीक इन्फॉर्मेशन अबाउट मैटर्स विच आर इन देयर नेचर सीक्रेट। जो नेचर में सीक्रेट हो तो उसके बारे में आखिरकार उसके बारे में भी प्रश्नकाल में प्रश्न नहीं लाया जा सकता। तो इस तरह की हमने कई टर्म्स एंड कंडीशन देख ली कि आखिरकार प्रश्नकाल लाने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, और इस तरह से हमने समझ लिया कि प्रश्नकाल इस तरह से लोकतंत्र के लिए किस तरह से महत्वपूर्ण होता है। अब हम देख लेते हैं कि आखिरकार लोकतंत्र में इसकी क्या महत्वपूर्ण जरूरत होती है, किस तरह से स्ट्रेंथ होती है, किस तरह से क्या चीज़ें होती हैं, उनको हम समझ लेते हैं। उनको मैंने हालांकि पहले भी बता दिया, और संक्षेप में मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या होता है कि जो लोगों की जो समस्या होती है, कंसर्न ऑफ द पीपल को रखा जा सकता है, काफ़ी स्ट्रेंथ एंड स्कोप होता है। और इसके अलावा ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर द मेंबर कैन आस्क क्वेश्चन ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नमेंट एक्टिविटी। अपने एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट एक्टिविटी के बारे में काफ़ी प्रश्नों को पूछा जा सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण ये सारी चीज़ें हो गई। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट इज पुट ऑन इट्स ट्रायल ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर एंड एवरी मिनिस्टर हुज टर्न इट इज टू आंसर द क्वेश्चन हैज टू स्टैंड अप एंड आंसर टू हिज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट्स और ओमिशन और कमीशन। तो इस तरह से इसका जवाब दिया जा सकता है मंत्री के द्वारा। ओके दोस्तों, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो प्रत्येक मंत्री क्या करता है, प्रश्नकाल के दौरान सरकार को काफ़ी कसौटी पर परखा जाता है, मैंने आपको बता ही दिया था। और जो मंत्री होता है वह प्रश्नों का उत्तर देने की बारी जब आती है तो खड़े होकर वो क्या करता है, प्रशासनिक कार्यों के बारे में, भूल चूक के संबंध में वह उत्तर देता है। इसके अलावा क्वेश्चन में क्या होता है, एक तरह से सरकार की जो नीतियों के प्रति, प्रशासन के प्रति एक तरह से लोगों का दृष्टिकोण क्या है, किस तरह से प्रश्न उठ रहे हैं, उन सारी चीज़ों से काफ़ी कुछ स्पष्टता हो पाती है। तो प्रश्नकाल की अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण संदर्भ दिखाई देता है, काफ़ी महत्वपूर्ण लोकतंत्र में उसका प्रश्नकाल का स्थान दिखाई देता है। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1957 का एक हम उदाहरण देख लेते हैं, इंसिडेंट देख लेते हैं। उसमें क्या हुआ था, LIC ने जो मुंद्रा थे तो उनकी कई कंपनियों में शेयर खरीदे थे और मार्केट की रेट से ज़्यादा रेट पे शेयर खरीदे गए थे। और जब डिप्टी फाइनेंस मिनिस्टर से पूछा गया तो उन्होंने भी कुछ चीज़ें चर्चा की, उन्होंने भी कुछ क्वेश्चन उठाए। और इसके अलावा बात आई और चीज़ें, तो इसमें TT कृष्णमचारी ने, जब वित्त मंत्री थे, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ मना कर दी। उन्होंने कहा हैव बीन टोल्ड दैट नो सच थिंग हैज हैपेंड, मीन्स ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, तो उन्होंने मना कर दिया। तो इसके कारण क्या हुआ था, फिरोज गांधी ने सब मुद्दे उठाए थे, तो इसके कारण उनको TT कृष्णमचारी को जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ गया था और फिरोज गांधी काफ़ी हाईलाइट हो गए थे उस समय पर। तो उस समय पर क्या होता था, कई लोग अपनी पार्टी के होते थे, वो भी प्रश्न पूछ लेते थे और भी लोग इससे प्रश्न पूछ सकते थे। तो क्वेश्चन आवर में एक तरह से अपनी लोकतंत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण इसका स्थान दिखाई देता है। और उनकी जो फिरोज गांधी की डिमांड पर ही क्या किया गया, उन्होंने एक तरह से हाफ एन आवर डिस्कशन की डिमांड की उसी टाइम पे, और उसके बाद क्या हुआ, एक तरह से ये मुद्दा काफ़ी उठा और एक तरह से डील उजागर हुई। तो MC छागला कमीशन गठित किया गया और MC छागला ने एक तरह से भ्रष्टाचार की जो थी उसकी जाँच की। तो इस तरह से क्वेश्चन आवर की अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रासंगिकता दिखाई देती है, न केवल पास्ट में बल्कि वर्तमान में भी इसकी महत्वपूर्ण स्थान दिखाई देता है, इसका काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान दिखाई देता है। तो दोस्तों हमने इस तरह से इसकी स्ट्रेंथ देख ली। अब रोल ऑफ क्वेश्चन आवर इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्या होता है, इससे कंटिन्यूस कंट्रोल रहता है एग्जीक्यूटिव पर। इसके अलावा क्या होता है, थ्रू द क्वेश्चन आवर द गवर्नमेंट इज एबल टू क्विकली फील द पल्स ऑफ द नेशन एंड अडेप्ट इट्स पॉलिसी एंड एक्शन अकॉर्डिंगली। वह देश की नब्ज को समझ पाती है और उसके अनुसार अपनी नीतियों को निर्धारित कर पाती है। और इसके अलावा क्या होता है, प्रश्नकाल के माध्यम से इफेक्टिव एग्जीक्यूशन हो पाता है, इफेक्टिव एग्जीक्यूशन ऑफ आर्टिकल 75(3) की एक तरह से 75(3) में क्या होता है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो यहाँ से अपने आप में उत्तरदायित्व तो काफ़ी महत्वपूर्ण रूप से स्थापित हो जाता है। तो दोस्तों हमने इस तरह से काफ़ी चीज़ों को देखा, प्रश्नकाल को काफ़ी व्यापक रूप से समझा और प्रश्नकाल की संसदीय लोकतंत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रश्नों के माध्यम से क्या होता है कि कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया जाता है और प्रश्नकाल एक तरह से लोकतंत्र के लिए ऑक्सीजन का कार्य करता है। और प्रश्नकाल निलंबित किया जाएगा अगर अतार्किक रूप से तो प्रश्न उठना लाजमी है, लेकिन वर्तमान में जो प्रश्नकाल निलंबित किया गया वो कोविड-19 महामारी के कारण हुआ, तो इसको भी हमें समझना होगा। और वर्तमान में तो अब ये भी बात आ रही है कि ये जो मॉनसून सत्र है इसको छोटा किया जा सकता है। सो लेट्स सी, आगे देखते हैं कि क्या होता है इस बारे में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग
please like, comment, share and subscribe to my channel, and don't forget to press on bell icon. Thank you very much.